Hello students, let's continue our first chapter of political science. Students, in the previous lectures of this chapter, we were discussed so many things related to this chapter. Like we discussed the introduction of this chapter, and in the introduction of this chapter, we were discussed the three challenges of India at the time of independence. And what were the main three challenges? First challenge was to unite the nation. Second challenge was to set up a democratic system in the country, and the third challenge was that economic development. And in this chapter we will discuss the first challenge. इट मीन्स हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस किया है? फर्स्ट चैलेंज. इट मीन्स हाउ टू यूनाइट द नेशन और टू शेप अ नेशन. And in the previous lectures we will discuss the process of partition and consequences of partition. Of course, everyone knows that in 1947 when we got independence, at that time India also partitioned, कि इंडिया को क्या कर दिया गया था, उसका विभाजन कर दिया गया था. इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम टू सेपरेट नेशन. क्लियर. और जो मेन चैलेंज था कि कंट्री को यूनाइट करना, क्योंकि पार्टीशन की वजह से क्या है, कम्युनिज्म जो कम्युनलिज्म की वजह से क्या कंट्री का पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन की वजह से अब ये जो खतरा है ये इंडिया के सामने और बड़ा था कि इन फ्यूचर भी, क्योंकि कंट्री के अंदर क्या है, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी को फॉलो करने वाले व्यक्ति रहते थे, कि इन फ्यूचर भी ये खतरा लगातार बना हुआ था कि आगे जाकर भी डिफरेंट जो रिलीजियस कम्युनिटी के व्यक्ति हैं वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, सेपरेट नेशन बनाने की डिमांड क्या है, रख सकते हैं. क्लियर. और इसके साथ साथ जो मेन इशू था प्रिंसली स्टेट, क्योंकि कंट्री को यूनाइट करना, मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर पहले भी बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, कि जब व्हेन वी गोट इंडिपेंडेंस in 1947, at that time total 565 princely states were in India. टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया के अंदर. और जब इंडिया को फ्रीडम मिली, इंडिया और पाकिस्तान टू सेपरेट नेशन बने थे, उसी टाइम ब्रिटिशर्स ने ये डिक्लेयर किया था कि ये जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं ये इंडिया में भी मर्ज हो सकती हैं, पाकिस्तान में भी, या ये एक सेपरेट नेशन भी, यानी कि एक सेपरेट स्टेट के तौर पर भी रह सकती हैं. अगर सपोज़ करो कि कोई प्रिंसिपल स्टेट ऐसी है जो पाकिस्तान के साथ लगती तो वो ईज़िली पाकिस्तान जा सकती थी, लेकिन कोई यहाँ पर थी, इंडिया के साउदर्न पार्ट के अंदर थी या इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के अंदर थी, अगर वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहती थी तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा इशू था. या अगर ये पाकिस्तान के साथ मर्ज ना होकर भी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहती, इसका मतलब क्या है, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता, तो इट मीन्स कंट्री के अंदर बहुत सारे क्या है, डिफरेंट नेशन थे. और ये जो काम था कि इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर कैसे मर्ज किया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सौंपी गई. वो किसको सौंपी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जिनको हम जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करें, मतलब इनको इंडियन यूनियन में शामिल करें. और ये बहुत बड़ा और बहुत डिफ़िकल्ट एक तरह से कह सकते हैं कि जो टास्क था उनको दिया गया था, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट के लीडर्स थे, जो प्रिंस थे, उनके पास क्या है, पूरी ऑटोनॉमी थी अपने स्टेट के, अपने प्रिंसली स्टेट के व्यक्तियों को कंट्रोल करने के लिए. वो एक स्टेट, आपको सपोज करो कि ग्वालियर क्या है, एक प्रिंसली स्टेट थी, तो ग्वालियर के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, इसके अंदर बहुत सारे विलेजेस क्या इंक्लूड होते थे. तो उन गाँवों के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर कैसे रेवेन्यू कलेक्ट, कितना रेवेन्यू लगाया जाएगा, किस टाइप से कलेक्ट किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर कैसा रहेगा, ये सारा जो राइट था ये किसके पास थी, ये सारी अथॉरिटी जो रूलर होता था ग्वालियर का. ऐसे ही इंडिया के अंदर ये इस टाइप की 565 यानी कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये क्या है, रूलर्स अपना रूल करते थे, अपने तरीके से रूल करते थे. इनके ऊपर इंडियन यूनियन का कोई भी किसी, अगर ये इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होती तो इसका मतलब कि इंडियन यूनियन, इंडियन गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता. और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत पैसा था, तो इसलिए भी ज़रूरी था कि इसको इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में शामिल किया जाए. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स.
British India was divided into what were called the British Indian provinces and the princely state. British India जो है वो 2 पार्ट्स में था। एक हिस्से में ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आने वाले इंडियन प्रोविंसेस थे, तो दूसरे में क्या थे, ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट। यानी कि अगर हम बिफोर व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया बिफोर 1947, अगर हम उसके बारे में बात करें बिफोर 1947 के टाइम, तो उस टाइम भी जो इंडिया था वो 2 पार्ट से बटा हुआ था। एक जो पार्ट ऐसा था जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, उनको हम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कहते थे, और दूसरा ऐसा एरिया जहाँ पर प्रिंस रूल करते थे। हालांकि ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस इनके ऊपर भी था, लेकिन वहाँ पर नाम के लिए रूलर कौन थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो किंग जो या प्रिंस होते थे। द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, की जो ऐसा एरिया था जहाँ जिनको हम ब्रिटिश प्रोविंस कहते हैं, जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में थे, जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर जो वगैरह होते थे, वॉइसराय वगैरह रूल करते थे। ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय princes called the princely states enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy। और कुछ पार्ट ऐसे थे जिनको हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। इन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर प्रिंसेस रूल करते थे, और इन प्रिंसेस ने हालांकि ब्रिटिश अथॉरिटी को क्या है एक्सेप्ट कर रखा था। मतलब ये क्या है, ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स की सुपरमेसी है उसको कंट्रोल कर रखा था, और इनके कंट्रोल में ही वो अपने जो डोमेस्टिक जो अफेयर्स वगैरह थे, यानी कि जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाते थे। दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउंटेंसी और सॉजरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, और इसको पैरामाउंटेंसी कहा जाता है। मतलब क्या है, ये व्यक्ति पूरी की पूरी तरह एक ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे। प्रिंसेस स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल। और जो ब्रिटिश एक तरह से अगर हम बात करें इंडियन एम्पायर था, इस ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का 1/3 पार्ट क्या है, एक तरह से प्रिंसली स्टेट के कंट्रोल में था, और हर 4 में से एक इंडियन, यानी कि 4% में से एक इंडियन किसी न किसी प्रिंसली स्टेट का क्या है सिटीज़न होता था, वो उसके कंट्रोल में था। यानी कि इंडिया के ऑलमोस्ट पार्ट के अंदर क्या है, ये क्या फैली हुई थी, प्रिंसली स्टेट फैली हुई थी। नाउ लुक एट हियर ऑन द नेक्स्ट पेज, map is given here, and this map is related to the princely state India before and after partition। अगर आप यहाँ पर देखो, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, ये जो येलो है ये ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये ब्लू जो है जो भी एरिया जहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है प्रिंसली स्टेट्स को। ऑफकोर्स देखो ये इंडिया यहाँ तक फैला हुआ था, ये पार्ट भी इंडिया के कंट्रोल में था, तो ये येलो वो एरिया था जो डायरेक्टली क्या है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, और जो ये ब्लूज जो एरिया है ये वो एरिया था जहाँ पर प्रिंसेस रूल करते थे। हालांकि यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस था, लेकिन नाम के लिए यहाँ के राजा कौन थे, जो लोकल रूलर होता था। इन राजस्थान की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट राजस्थान के अंदर प्रिंसली स्टेट थी, जयपुर, अजमेर, आमेर, ये इस टाइप के। और इनमें जो मोस्ट फेमस प्रिंसली स्टेट थी जूनागढ़ की जो स्टेट है, यहाँ पर ग्वालियर जो मध्य प्रदेश के अंदर है, मणिपुर, मैसूर जो बहुत फेमस प्रिंसली स्टेट रही, जम्मू एंड कश्मीर जो बहुत फेमस क्या है प्रिंसली स्टेट रही, और इसमें लास्ट में है हैदराबाद जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद ये बहुत मोस्ट फेमस स्टेट्स थी, और इन्होंने ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि ये बड़ी स्टेट थी, बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी, यहाँ के रूलर्स के पास काफ़ी एक तरह से क्या कहेंगे लैंड एरिया कंट्रोल में था, काफ़ी प्रॉस्पेरियस थे ये यहाँ के रूलर, और इसी वजह से ये व्यक्ति क्या है ब्रिटिश इंडिया, इट मीन्स क्या है, जब ब्रिटिश इंडिया से अलग होकर इंडिया एक सेपरेट नेशन बना, तब भी ये इंडिया के साथ ये जो रूलर्स है ये मर्ज नहीं होना चाहते थे। व्हाट्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रिंसली स्टेट? लेट्स स्टार्ट। जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश that with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over princely state would also lapse। फ्रीडम के तुरंत पहले ही, यानी कि जब इंडिया को क्या इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी, आज़ादी,
उसी से थोड़े टाइम पहले ही ब्रिटिशर्स ने ये अनाउंस किया कि इंडिया पर क्या है, जो ब्रिटिश डोमिनेंस के साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट हैं, वो प्रिंसली स्टेट भी ब्रिटिशर्स की पैरामाउंटेंसी यानी कि उनकी सुपरमेसी से क्या है, वो फ्री हो जाएंगे, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएंगे। दिस मीन्ट दैट ऑल दीज स्टेट्स एज मैनी एज 565 इन ऑल वुड बिकेम लीगली इंडिपेंडेंट, जिसका मतलब था अब जब इनके ऊपर ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल नहीं है तो ये लीगली कानूनी रूप से ये क्या थे, अब इंडिपेंडेंट थे। The British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished। और जिसका मतलब ये था कि ब्रिटिश रूल के साथ साथ इंडिया के अंदर अगर ख़त्म हो रहा था ब्रिटिश रूल, इसके साथ ही लीगली तो अगर हम बात करें तो ये स्टेट्स क्या है, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसका ये कहना था कि ये प्रिंसेस स्टेट्स चाहे तो इंडिया में मर्ज हो जाएं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या फिर ये अपना एक इंडिपेंडेंस क्या कर सकती हैं, जो स्टेटस है वो भी रख सकती हैं। दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दी स्टेट्स। और जो ये डिसीज़न लिया गया था ये इन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रख कर किया गया था, बल्कि ये सारा डिसीज़न किसको दे दिया गया था, इन प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनको सौंप दिया गया था। अगर ये डिसीज़न लेने का राइट सिटीजन्स को दिया जाता, वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों को दिया जाता, तो वो डिसाइड करते कि उनको इंडिया में जाना, पाकिस्तान में, या फिर वो इंडिपेंडेंट क्या अपनी एक स्टेट बनाए कर रखेंगे, बल्कि ये डिसीज़न तो रूलर्स को सौंप दिया गया। दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। और ये ख़तरा बहुत बड़ा था अपने आप में, और इससे एक यूनाइट नेशन, एक यूनाइट इंटीग्रेटेड नेशन के तौर पर क्या है, इंडिया के सामने बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर देखा गया। ऑफ कोर्स क्योंकि अगर 565 प्रिंसली स्टेट में से ज़्यादा अपनी इच्छा से क्या है, ऑलमोस्ट हो सकता है 100 या 200 इंडिया के अंदर मर्ज होती, लेकिन बाकी का क्या तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू था इंडियन गवर्नमेंट के सामने कि वो कैसे इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर मर्ज करे। The problem started very soon. First of all, the ruler of Travancore announced that the state had decided on independence. और जल्दी ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। सबसे पहले जो त्रावणकोर के रूलर थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर, यानी कि उनकी स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रहेगी, अपनी इंडिपेंडेंस की क्या है उन्होंने डिक्लेरेशन कर दी, जिसका मतलब साफ था कि वो इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना चाहते। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। और जो हैदराबाद का जो रूलर था उनको क्या कहा जाता था, निज़ाम कहा जाता था। निज़ाम किसको कहा जाता था, हैदराबाद के रूलर को। ये कोई नेम नहीं था, ये पोस्ट का नाम था। उन्होंने भी नेक्स्ट डे ही सेम अनाउंसमेंट की। इट मीन्स कि वो हैदराबाद को इंडिया के साथ मर्ज नहीं करेंगे। रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल वर एवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और जो नवाब थे, भोपाल के जो नवाब थे, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या है शामिल नहीं होने की उन्होंने डिक्लेरेशन कर दी। इसका मतलब साफ साफ था कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं बन रहे तो कि भोपाल भी इंडिया के अंदर मर्ज नहीं होगा। This response of the rulers of the princess state meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries। और जिसका मतलब ये था कि जो ये रूलर्स का जो ये एक तरह से क्या है जो एटीट्यूड सामने आ रहा था, उससे ये साफ था कि जिस प्रकार से ये बिहेव कर रहे हैं कि जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो इंडिया एक कंट्री नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे देशों में बट जाएगा। द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दी स्टेट्स ऑल्सो लुक ब्लिक। और इन सभी अगर हम बात करें तो इन सभी स्टेट्स के अंदर जो डेमोक्रेसी का जो फ्यूचर था वो भी क्या है, खतरे में था। मतलब यहाँ के व्यक्तियों को कोई डेमोक्रेटिक राइट था ही नहीं, पहले तो था ही नहीं। इंडिया एक ऑफकोर्स क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनने वाला था आज़ादी के बाद। तो अगर यहाँ के व्यक्तियों को, इन स्टेट्स को इंडिया के अंदर मर्ज नहीं किया जाता तो यहाँ के व्यक्तियों को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिलते। ये पूरी पॉसिबिलिटी
थी, क्योंकि रूलर्स क्या अपनी पावर व्यक्तियों के साथ शेयर करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था कि वो अगर इंडिया को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक स्टेट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ के व्यक्तियों को भी इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया जाए। This was a strange situation since the Indian independence was aimed at unity, self-determination as well as democracy. और ख़ास तौर से अब जो इंडियन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का जो एक एम था यूनिटी का, और साथ के साथ सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ साथ डेमोक्रेसी का जो रास्ता था वो हमें क्या है अपनाना था, क्योंकि हमने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, उनका ये एम था कि इंडिया जब भी एक कंट्री बनेगा, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा तो वो यूनाइट होगा, और वो साथ के साथ कैसा होगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, और साथ के साथ यहाँ के व्यक्तियों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होगा, मतलब अपने फ्यूचर को डिसाइड करने का राइट खुद उनको होगा। In most of these princely states, governments were run in a non-democratic manner, and the rulers were unwilling to give democratic rights to their population. इनमें से ज़्यादातर प्रिंसलिप्स जो 565 प्रिंसली स्टेट थी ना, उनमें से ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही थी वो नॉन डेमोक्रेटिक वे में चलती थी। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे वो तो सारी पावर को खुद ही क्या है अपने आप ही यूज़ करते थे, वो अपनी पावर को किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, और ये जो रूलर्स हैं ये बिल्कुल भी अपने स्टेट की पॉपुलेशन, अपने स्टेट की जनता को कोई डेमोक्रेटिक राइट्स इन फ्यूचर भी नहीं देना चाहते थे। नाउ गवर्नमेंट्स अप्रोच, कौन सी गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो उस टाइम गवर्नमेंट थी वो हमारी कैसी गवर्नमेंट थी? इंटरीम गवर्नमेंट। और इंटरीम गवर्नमेंट कौन सी थी? इन 1946 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, जिसमें से ही हमने क्या चूज़ किया था? अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमारी बनी थी, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस के बिहाफ पर ही क्या बनी थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। और इसी इलेक्शंस के दौरान जो लीडर्स चुने गए उनको हमने क्या नाम दिया? इंटरिम गवर्नमेंट। और उस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे क्या थे उस टाइम? प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये इस इंटरिम गवर्नमेंट के सामने क्या है, अब ये चैलेंज था कि वो इन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे इंडिया के अंदर मर्ज किया जाए। और इन प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट ने कौन सी अप्रोच अपनाई, यानी कि कौन से अलग अलग डिफरेंट मेथड्स अपनाए। द इंटरिम गवर्नमेंट took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different size. छोटे बड़े अलग अलग डिफरेंट साइज़ के क्या हैं अलग स्टेट्स में, कंट्रीज़ में बढ़ जाने की इस पॉसिबिलिटी के ख़िलाफ़ इंटरिम गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट क्या है एक्शन अपनाया, क्योंकि ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी थी कि अगर तुरंत कोई डिसीज़न नहीं लिया जाता तो ऑफकोर्स कंट्री क्या है बहुत कोई स्मॉल बिग इस टाइप से स्टेट्स में कंट्रीज़ में बढ़ जाता। तो इन छोटे छोटे हिस्सों में कंट्री को बंटने से बचाने के लिए हमारी इंटरिम गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट क्या है एक्शन लिया। द मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक्ड। और क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही मेन उस टाइम पार्टी थी, उसी पार्टी के मेन लीडर ही हमारे इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट थे, तो जो स्ट्रिक्ट एक्शन अपनाया इंडियन गवर्नमेंट ने, कांग्रेस पार्टी ने, तो इसका विरोध किसने किया? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का ये मानना था कि इनको क्या है अपने आप डिसीज़न लेने की अथॉरिटी दी जाए, मतलब ये खुद डिसाइड करे प्रिंसली स्टेट कि ये किस में जाएंगी कि नहीं जाएंगी। लेकिन क्योंकि ये काम पूरा किसको सौंपा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया, तो उन्होंने कुछ के लिए आराम से बातचीत के थ्रू, तो कुछ को क्या स्ट्रिक्टली यानी कि बाय फोर्सफुली भी क्या किया इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इंडियन यूनियन के अंदर प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज India's deputy prime minister and the home minister during the crucial period immediately following independence. और उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी कंट्री के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री भी थे, होम मिनिस्टर भी थे, और बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड था ये। क्यों क्रूशियल टाइम पीरियड था? पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के साथ साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया जाए, और उसके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। He played a historic role in negotiating with the rulers of princely states, family but diplomatically, and bringing most of them into the Indian Union.
और उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक रोल प्ले किया और ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। बाई किसके थ्रू? नेगोशिएटिंग, बातचीत के थ्रू। इट मे लुक ईजी नाउ, ये बहुत हमें आसान जान पड़ता है कि उन व्यक्तियों से बातचीत की गई और उनको इंडियन यूनियन में शामिल किया गया, लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क था। बट इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था और इसके लिए बहुत समझदारी की ज़रूरत थी। फॉर इंस्टांस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडेज ओडिशा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एट प्रेजेंट टाइम का जो उड़ीसा है, उस उड़ीसा में 1947 के टाइम पीरियड 26 प्रिंसली स्टेट थी, जिसका मतलब ये था अगर इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में शामिल नहीं किया जाता तो उड़ीसा में ही अलग 26 क्या है नए कंट्री बन जाते। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स, और गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र प्लेस है वहाँ पर 14 क्या इस टाइप की बड़ी बड़ी प्रिंसिपल स्टेट थी। 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमेरियस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और भी बहुत सारे क्या है 14 तो बड़े थे और 119 तो क्या है छोटे मोटे और भी प्रिंसिपल स्टेट्स वहाँ पर थे। अकेले ये गुजरात की बात हो रही है, तो इसका मतलब कंट्री क्या है बहुत सारे पार्ट्स के अंदर बंटने वाली थी। लेकिन समझदारी से काम किसने लिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन प्रिंसिपल स्टेट्स को कैसे इंडियन यूनियन में क्या है मर्ज किया, इसके लिए उन्होंने 3 अलग अलग क्या है तरीके स्ट्रेटजी फॉलो की। द फर्स्ट, द गवर्नमेंट्स अप्रोच वॉज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। 3 अलग अलग तरीके अपनाई इंडियन गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल स्टेट्स को इंडियन यूनियन में शामिल करने के लिए। फर्स्टली जो पहला तरीका था, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। पहली बात तो ये कि ज़्यादातर प्रिंसिपल स्टेट के जो व्यक्ति थे, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे, वो खुद क्या इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। Secondly, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some region. दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ क्या है अपनी एक तरह से क्या है ये कहेंगे कि हम कि एक काफ़ी मॉडरेट पॉलिसी क्या है अडॉप्ट की। ये जो प्रिंसिपल स्टेट के लीडर्स थे, प्रिंसेस थे, इनको काफ़ी क्या है ऑटोनमस दी गई, छूट दी गई। इनको ये क्या है एक तरह से लालच दिया गया कि अगर आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी फ्रीडम दी जाएगी, आपको अपने प्रॉपर्टी को कुछ लिमिट तक क्या है अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रखने का राइट दिया जाएगा, बाकी व्यक्तियों से अलग स्पेशल जो इनको प्रिविलेज दिए जाएंगे, स्पेशल राइट दिए जाएंगे, ये इनको कहा गया। एंड थर्डली, इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच ब्रॉट इनटू फोकस द कॉन्टेस्ट ओवर डेमार्केशन ऑफ टेरिटरी, द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड एज्यूम्ड सुप्रीम इम्पोर्टेंस। और तीसरी बात, हम पार्टीशन का जो ये कॉन्टेक्स्ट था, इसमें अलग अलग एरियाज़ के अंदर डिमार्केशन के जो क्वेश्चन है उस पर क्या है खींचतान थी। डिमार्केशन होता है मतलब टू फिक्स द बाउंड्री लाइन, कि कौन सा एरिया पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा इंडिया में जाएगा, इसको लेकर इंडियन और पाकिस्तान गवर्नमेंट में खूब क्या है खींचतान चल रही थी। और ऐसे में कंट्री की यूनिटी इंटीग्रिटी का क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इसको जो है इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करे। Before 15th August 1947, peaceful negotiation had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है पीसफुली नेगोशिएशन यानी कि शांतिपूर्ण बातचीत के थ्रू ऑलमोस्ट ऐसी प्रिंसिपल स्टेट जिनकी बाउंड्री लाइन इंडियन यूनियन से जुड़ी हुई थी, यानी कि जो आज़ादी के बाद 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद वो एरिया जो इंडियन यूनियन में आ गया था, वो ऐसी प्रिंसिपल स्टेट जो इंडियन यूनियन का पार्ट बन गई थी, मतलब इंडियन यूनियन के क्या है बाउंड्री लाइन के अंडर थी, उनमें से ज़्यादातर प्रिंसिपल स्टेट्स के लीडर को पीसफुली बातचीत के थ्रू क्या है राज़ी किया गया और उनको ज़्यादातर को क्या कर दिया गया इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। The rulers of the most of the states signed a document called the Instrument of Accession. It's very important कि जो ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अपनी प्रिंसिपल स्टेट को इंडियन यूनियन में मर्ज किया, इसको लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
किसके के बीच में? इंडियन यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और प्रिंसली स्टेट्स के लीडर के बीच में। तो ये जो गवर्नमेंट के बीच में और लीडर्स के बीच में, प्रिंसेस के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ये डॉक्यूमेंट, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र। मतलब उन्होंने अपनी प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन के अंदर मर्ज किया। विच मीन दैट देयर स्टेट एग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका मतलब था उनकी स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन गई है। एक्सेशन ऑफ द प्रिंस स्टेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। ये कुछ एक स्टेट थी जिन्होंने बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। द इशू ऑफ जूनागढ़ फॉर resolved after a plebiscite confirmed people decide to join India। और जो जूनागढ़ का इशू था उसको भी सॉल्व आउट कर लिया गया। कैसे? जूनागढ़ किसका पार्ट था? गुजरात का पार्ट था। और जो जूनागढ़ का रूलर था वो एक्चुअल में क्या किसके साथ मर्ज होना चाहता था? पाकिस्तान के। लेकिन अगर हम देखें पीछे मैप में हमने देखा था जूनागढ़ क्या पाकिस्तान से काफ़ी दूर था। अगर जूनागढ़, ये पॉसिबल ही नहीं था कि यहाँ के व्यक्ति पाकिस्तान कैसे चले जाएंगे या जूनागढ़ इस एरिया पर पाकिस्तान कैसे रूल करेगा। तो एट लास्ट ये डिसाइड हुआ कि जूनागढ़ के व्यक्तियों से क्या है वोट डलवाए गए, उनसे पूछा गया कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं या इंडिया के साथ। और एट लास्ट जूनागढ़ को किसका पार्ट मान लिया गया? इंडिया का, क्योंकि वहाँ व्यक्तियों ने क्या है वोट के थ्रू डिसाइड किया कि वो इंडिया के साथ क्या है जाना चाहेंगे। You will read about Kashmir in chapter 8. Here let us look at the cases of Hyderabad and Manipur. कश्मीर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर हम हैदराबाद और मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों प्रिंस स्टेट्स को इंडियन यूनियन के अंदर कैसे मर्ज